नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 का पाठ ध्वनि लेकर आई हूँ। इस पाठ को शुरू करने से पहले चलिए इस वीडियो को देखते हैं। अरे ताली मत बजाओ जीनू, मैं पढ़ रही हूँ। आपको ये ताली की आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ। फिर कैसे सुनाई देती है? ये ध्वनि है, इसे ध्वनि कहते हैं। जैसे ताली बजाना, जैसे डीजे बजता है, ये सब उसे ध्वनि कहते हैं। पर ये ध्वनि मतलब सच में क्या है? चलो तो इन सवालों के जवाब हम मैम से पूछते हैं। चलो। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैम अच्छे हैं मैम। कहो मैम, हमें ध्वनि समझना है कि ये ध्वनि होती क्या है। जैसे इसने ताली बजाई और मेरे तक आवाज़ पहुंची, तो ये कैसे पहुंची मेरे तक? ये सारे सवालों के जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। ध्वनि एक कंपन है और ध्वनि जो है, जिस प्रकार आपने कई बार देखा होगा तालाब में हम पत्थर मारते हैं तो उसके आसपास जी मैम एक तरंग सी आ जाती है। जी तो उन तरंगों के हिसाब से हम ऐसा ही कंपन महसूस करते हैं और ध्वनि एक माध्यम से दूसरे तक हमारे कानों में सुनाई देती है, जिससे कि हम ध्वनि को सुन पाते हैं। ध्वनि ऊर्जा का ही रूप है। जी मैम। और ये कंपन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है। जी मैम। मैम, ये कंपन कैसे होगा और ये तरंग क्या चीज है और कैसे पहुंचेगी? इसके लिए मैं आपको चलो एक प्रयोग करके बताती हूँ। जी मैम, बहुत अच्छा। बच्चों इधर आओ। जी चलो, मैं तुम्हें एक प्रयोग बोलती हूँ। क्या सुनाई दिया? हाँ, मुझे सुनाई दिया। अच्छा। अब मैं बोलती हूँ। बोलो। अरे सैया, हाँ दीदी, तो बहुत ही अच्छा है। मैम, पर एक बात है, क्या ये अगर धागा नहीं होता तो क्या फिर ये सब बातें सुन पाते? हाँ, इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये धागा माध्यम का कार्य करता है। जब भी कोई ध्वनि होती है तो उसमें क्या होता है, वो ध्वनि कंपन करती है और एक प्रकार की तरंग है, और तरंग को किसी ना किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ओके मैम। ओके। तो आपने देखा, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो किसी पदार्थ के माध्यम से संचारित होती है। आमतौर पर जो मानव के कान हैं वो सुनने वाले कंपन को ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसे ध्वनि कहते हैं। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि ये जो दोनों बच्चे हैं, ये एक दूसरे से एक किसी माध्यम से बात कर रहे थे। एक धागे से उनके दोनों कप लगे हुए थे। ये एक छोटा सा प्रयोग था जिससे हमने ये जाना कि ध्वनि की आवाज़ के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब ध्वनि क्या है और ध्वनि का संचरण कैसे होता है, इसको आगे हम जानेंगे। इसके लिए हम आपको बता दें कि ध्वनि जो होती है वो एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम यानी वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। इसका संचरण निर्वात में नहीं हो सकता। बच्चों, ये निर्वात जो शब्द आया है, इसका तात्पर्य है जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति हो, वो निर्वात कहलाता है। अभी हमने जाना कि ध्वनि को किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात कहीं ना कहीं जो भी एक माध्यम होगा उससे ही ध्वनि सुनाई देगी, निर्वात में नहीं। इसके लिए एक प्रयोग है कि एक बेलजार में हम विद्युत घंटी को वायुरुद्ध रबड़ के साथ बेलजार के ढक्कन पर बांधकर लटका देंगे। बेलजार को निर्वात पंप के साथ जोड़ेंगे। अब घंटी के स्विच को दबाएंगे। अभी घंटी की आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि बेलजार में क्या है, हवा है। पर जैसे जैसे ये हवा निकलती जाएगी और जो निर्वात पंप है वो उसको अगर हमने चला दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके चलाने से जब उसमें पूरी निर्वात हो जाएगी उस बेलजार में, तो हमें घंटी की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। इससे ये परिलक्षित होता है
कि हमें जब भी ध्वनि आएगी तो उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर ध्वनि के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है तो फिर मोबाइल से बात कैसे होती है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि मोबाइल जो है उसकी धागा वगैरह नहीं दिखाई देता, लेकिन उसमें एक यांत्रिक तरंग कार्य करती है, जिससे कि एक मोबाइल की एक जगह से बात करने से दूसरी जगह पे आसानी से वो ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो इससे आपने जाना कि ध्वनि कैसे संचरण कर रही है। अब इसका विधि मैं पूरी तरह से आपको बताती हूँ कि हम जैसे कि जानते हैं कि ध्वनि जो होती है वो कंपन करती वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे आपने कभी तालाब में कोई पत्थर मारा होगा तो उसके आसपास जो है वो एक तरंग सी बहने दिखाई देती है। उसी तरह कोई भी द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है वो उसका माध्यम कहलाता है। ये ठोस, द्रव या गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तथा किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ये अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। माध्यम में ध्वनि के द्वारा जो उत्पन्न तरंग है वो क्या है? एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। और माध्यम के कण जो होते हैं वो कहीं समीप के कणों में भी गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में भी उत्पन्न करते हैं। जब ये माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन धीरे धीरे उनमें विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो ये अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है, जैसे कि आप इस चित्र द्वारा जानेंगे, जब माध्यम के कण पास पास हैं उसे हमने क्या कहा? संपीड़न। सी से इसे दिखाया जा रहा है। और जब माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसे विरलन यानी आर से दिखाया जा रहा है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण होता है। अब बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आता है और हमें ये प्रश्न का उत्तर देना अति आवश्यक है कि किसी माध्यम में यदि ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचेगा? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ये माध्यम में संपीड़न तथा विरलन के द्वारा संचित होता है। संपीड़न व विरलन वाले भाग माध्यम के घनत्व व दाब में परिवर्तन के कारण ही एक उत्पन्न होते हैं। जैसे हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह के पास वाली जो वायु है उसके भाग में क्या हो जाता है? दाब बढ़ जाता है, जिसमें क्या होता है? वायु के कण जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और उसे संपीड़न कहते हैं। संपीड़न वाले भाग में माध्यम का घनत्व बढ़ जाता है। अब विरलन क्या है? विरलन माध्यम का वह भाग है जहाँ माध्यम के कण दूर दूर हो जाते हैं और वह विरलन कहलाता है। विरलन वाले भाग में दाब और घनत्व दोनों घट जाते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के संपीड़न और विरलन अनुप्रस्थ तरंगों के क्रमशः श्रृंग व गर्त की तरह है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ध्वनि संचरण कैसे करती है, निर्वात क्या है, संपीड़न व विरलन क्या है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इसे याद करेंगे।
आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में मैं आपके लिए ध्वनि से संबंधित पराश्रय तरंग, अवश्रय तरंग, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग व श्रव्य परास ये लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।